किताबें करती हैं बातें। आवाज की तरंगों पर मेहनतकश जनता का साहित्य। सहकार रेडियो के श्रोताओं को पवन का नमस्कार। किताबें करती हैं बातें कार्यक्रम के तहत प्रस्तुत है भगत सिंह के क्रांतिकारी साथी शिव वर्मा द्वारा लिखी हुई पुस्तक श्रृंखला मार्क्सवाद परिचयमाला की ऑडियो रिकॉर्डिंग की चौथी कड़ी। पूंजीवादी समाज, समाजवादी समाज और कम्युनिस्ट समाज की तुलना। पहला, पूंजीवादी समाज श्रेणी समाज है। शोषण और मुनाफा इसका आधार है। समाजवादी समाज में मनुष्य द्वारा मनुष्य के शोषण का अंत हो जाता है, लेकिन मजदूरों और किसानों का वर्ग भेद कुछ हद तक बना रहता है। मिसाल के तौर पर संशोधनवादी प्रतिक्रांति से पहले सोवियत रूस के कारखानों और सरकारी खेतों पर काम करने वाले मजदूर सारी जनता की संपत्ति पर काम करते थे, किंतु सम्मिलित खेतों पर काम करने वाले किसान अपने सामूहिक खेतों पर काम करते थे। कम्युनिस्ट समाज समाजवादी समाज की ही तरह श्रेणी रहित समाज में यहाँ कोई किसी का शोषण नहीं करता। मजदूर, किसान, बुद्धिजीवी आदि सभी लोग समाज के मेहनतकश अंग बन जाते हैं। वर्ग भेद बिल्कुल समाप्त हो जाता है। दूसरा, पूंजीवादी समाज का आर्थिक आधार पैदावार के साधनों पर व्यक्तिगत अधिकार है। समाजवादी समाज का आर्थिक आधार पैदावार के साधनों पर समाज का अधिकार है। इस सामाजिक अधिकार की शक्लें हैं। सारी जनता की राष्ट्रीय संपत्ति जिसकी देखभाल सरकार के द्वारा होती है, जैसे प्रतिक्रांति से पहले के रूस के कारखाने या सरकारी खेत, सहकारी समितियों और सम्मिलित खेतों की संपत्ति। कम्युनिस्ट समाज का आर्थिक आधार पैदावार के साधनों पर सारी जनता का एक जैसा अधिकार है। तीसरा, पूंजीवादी समाज में राजसत्ता शोषक वर्ग की राजसत्ता होती है, जिसके जरिए शोषक वर्ग समाज के बहुमत पर हुकूमत करता है। यहाँ सारी ताकत शोषक वर्ग के हाथ में होती है। समाजवादी समाज में राजसत्ता मजदूरों, किसानों की समाजवादी राजसत्ता होती है। यहाँ सारी शक्ति मजदूरों और किसानों के हाथ में होती है। आरंभ में ये राजसत्ता देश के मजदूरों, किसानों के वर्ग शत्रुओं को दबा कर रखती है। देश में समाजवादी ढंग पर पैदावार का संगठन करती है और पूंजीवादी देशों के हमलों से समाजवादी देश की रक्षा करती है। आगे चलकर जब शोषक वर्ग का अंत हो जाता है तो उसका काम रह जाता है देश के आर्थिक निर्माण को कम्युनिज्म की तरफ ले जाना और समाजवादी देश की पूंजीवादी देशों के हमले से रक्षा करना। कम्युनिस्ट समाज में वर्गों का अंत हो जाने से राजसत्ता की भी जरूरत नहीं रहती, लेकिन ये तभी हो सकता है जब सारी दुनिया में कम्युनिज्म की विजय हो जाए। सोवियत राजसत्ता कम्युनिस्ट निर्माण का हथियार है। एक देश में कम्युनिज्म स्थापित हो जाने के बाद भी जब तक दूसरे देशों में पूंजीवाद कायम है, तब तक पूंजीवादी देशों के हमलों से कम्युनिस्ट समाज की रक्षा करने के लिए राजसत्ता की जरूरत रहेगी। पूंजीवादी घेरा समाप्त हो जाने पर, अर्थात अधिकतर देशों में समाजवाद की स्थापना हो जाने पर, कम्युनिस्ट समाज में राजसत्ता की आवश्यकता नहीं रहेगी। चौथा, पूंजीवादी समाज में काम एक बोझ होता है। वहां काम करने वाला नीचा और काम न करने वाला ऊंचा समझा जाता है। समाजवादी समाज में हर नागरिक काम करना अपना कर्तव्य समझता है। वहां मेहनत से इज्जत मिलती है। कम्युनिस्ट समाज में काम करना लोगों की आदत बन जाती है। सब के लिए काम करते हैं। पूंजीवादी समाज में काम करने वाले से शक्ति से बाहर काम लिया जाता है और वो जितना काम करता है उसका आधा चौथाई भी उसे नहीं मिलता। मजदूर की मेहनत का आधा हिस्सा पूंजीपति हड़प जाता है। समाजवादी समाज में सबसे शक्ति एवं क्षमता के हिसाब से काम लिया जाता है और काम के हिसाब से उन्हें मजदूरी व वेतन दिया जाता है। कम्युनिस्ट समाज में सबसे शक्ति एवं क्षमता के हिसाब से काम लिया जाएगा और उनको उनकी जरूरत के हिसाब से चीजें दी जाएंगी। समाज कैसे बदलता है? उत्तर, कुछ लोग कहते हैं कम्युनिज्म आदर्श के तौर पर किताबों में कितना ही अच्छा क्यों ना हो, वो कभी अमल की चीज नहीं बन सकता, क्योंकि समाज का स्वरूप बदल जाने से मनुष्य के स्वभाव में कोई बुनियादी परिवर्तन थोड़े ही आ जाएगा।
मनुष्य स्वभाव तो बुनियादी तौर पर हमेशा ही एक जैसा होता है। अमीर गरीब, राजा प्रजा, मालिक मजदूर, ऊंच और नीच, ये तो हमेशा चले आए हैं और आगे भी रहेंगे। इस तरह की दलीलें अज्ञान, अशिक्षा की निशानी है। इतिहास को पढ़ने से पता चलता है कि पुराने जमाने में सिर्फ जमीन और औजार यानी हल बैल आदि ही मिली जुली संपत्ति नहीं होते थे, बल्कि पैदावार और रक्षा के काम में लोग मिलजुल कर हिस्सा लेते थे। मेहनत मजदूरी के बाद जो कुछ पैदा होता था वो भी एक की संपत्ति नहीं मानी जाती थी, उस पर सारे समाज का अधिकार होता था। इस तरह के प्राचीन कालीन गोष्ठी कबीलाई समाज अब भी कहीं कहीं मौजूद हैं। उस समय पैदावार के साधन आज जैसे उन्नत नहीं थे, विकास की बहुत नीची सतह पर थे और इसीलिए वे समाज काफी गरीब थे। लेकिन चूंकि वहां श्रेणियां नहीं थी और पैदावार के साधनों तथा पैदा किए हुए माल पर सबका मिला जुला अधिकार होता था, इसलिए उस समाज को आदिकालीन कम्युनिस्ट समाज कहा जाता है। धीरे धीरे जैसे मनुष्य अपनी बढ़ी हुई आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पैदावार के नए साधनों की खोज करता गया और प्राकृतिक शक्तियों पर विजय पाता गया, वैसे वैसे काम करने के मिले जुले तरीके का स्थान अलग अलग कामों में दक्षता के आधार पर श्रम विभाजन लेता गया। समाज में अलग अलग पेशों का जन्म हुआ। अधिकतर लोग पैदावार के काम में लगे रहे और कुछ लोग पैदावार के साधनों यानी जमीन, बैल आदि पर अधिकार जमा कर चौधरी बन बैठे और इस तरह समाज श्रेणियों में बंट गया। साधनों के मालिक होने के नाते ये चौधरी लोग पैदावार पर दावा करने लगे। जहां एक तरफ समाज के श्रेणियों में बंट जाने से शोषक और शोषित, अमीर और गरीब का जन्म हुआ, वहां उससे एक फायदा भी हुआ, उससे पैदावार के साधनों में काफी उन्नति हुई। उसके बगैर पैदावार के साधनों में पूरी उन्नति संभव न थी। श्रेणी समाज के सबसे पहले रूप को दास प्रथा कहते हैं। दास और दासों की मेहनत के बगैर पुराने समाज की उन्नति संभव न थी। दास समाज की उन्नति ने अपने से ऊंचे समाज यानी सामंतवादी समाज के लिए रास्ता साफ किया। दास समाज दासों और दासों के मालिकों में बटा था, जिसमें दासों के कोई नागरिक अधिकार न थे। फिर आया सामंतवादी समाज। इसकी दो मुख्य श्रेणियां हुई, सामंत जो जमीन के मालिक थे और दास जो जमीन पर काम करते थे। दास समाज की तरह सामंतवादी समाज का आधार भी शोषण ही था। फर्क था केवल शोषण के तरीकों में। दास पूरी तौर पर मालिक की संपत्ति होता था, लेकिन उस शक्ल में किसान सामंत शाह की संपत्ति नहीं माना जाता था। आगे चलकर जब सामंत शाही शोषण बढ़ा तो किसान की हालत खेतिहर गुलाम अर्थात कृषक दास की हो गई। सामंत कृषक दास को अपने खेत पर कुछ समय काम करने के लिए मजबूर कर सकता था, लेकिन कृषक दास बाकी समय अपने लिए भी काम कर सकता था। दास लोगों यानी गुलामों को ये सहूलियत नहीं थी। पैदावार के साधनों का विकास सामंतशाही पर आकर रुक नहीं गया। पैदावार के नए तरीकों की खोज हुई और इसके साथ साथ नई श्रेणियां भी पैदा हुई। पूंजीपति और सर्वहारा यानी आजकल के मजदूर, जिस तरह दास प्रथा को हटाकर उसकी जगह सामंतवाद ने ले ली थी, उसी तरह सामंतवादी समाज के ही पेट से पैदा होकर पूंजीवाद ने सामंतवाद को हटाकर उसकी जगह ले ली। पूंजीवादी समाज सामंतवादी समाज से ऊंचा समाज है। पूंजीवाद ने अपने से पहले के सभी समाजों के बनस्पत पैदावार के साधनों को अधिक बढ़ाया और उन्नत किया। सर्वहारा से आपका क्या मतलब है? उत्तर: सर्वहारा समाज का वो वर्ग है जो जिंदा रहने के लिए सिर्फ अपने काम करने की ताकत यानी श्रम शक्ति की बिक्री पर ही निर्भर करता है, अर्थात जो अपने जिस्म की मेहनत करने की ताकत को बेचकर जिंदा रह सकता है। वर्ग जिसके पास पैदावार के साधन नाम के लिए भी नहीं है और जिसकी जिंदगी काम मिलने या न मिलने पर निर्भर करती है। मार्क्स के शब्दों में उसके पास खोने के लिए अपनी जंजीर के अलावा और कुछ नहीं, लेकिन पाने के लिए उसके पास सारी दुनिया पड़ी है। सर्वहारा वर्ग ऐसा मजदूर है जो आज हमें अपने चारों ओर मिलों कारखानों में दिखाई पड़ता है। ये हमेशा से नहीं था। गरीब लोग और मेहनत मजदूरी करने वाले लोग तो पहले भी थे, पर आज जैसा मिलों कारखानों में काम करने वाला सर्वहारा वर्ग नहीं था। सर्वहारा की खास बात यह है कि पैदावार के साधनों पर यानी काम करने के औजारों पर उसका कोई अधिकार नहीं होता, वो दूसरे के औजारों पर काम करता है। आप पूछ सकते हैं
कि विघटन से यानी सोवियत संघ के विघटन से पहले के मजदूरों को सर्वहारा कहा जा सकता है? उत्तर है नहीं। उस समय सोवियत रूस के मजदूर को सर्वहारा कहना गलत होगा। सर्वहारा के पास पैदावार के साधन या काम करने के औजार नहीं होते, वो दूसरों के औजारों पर काम करता है। मशीन पैदावार की साधन है, या यूं कहिए सामान बनाने का औजार है। इस मशीन का मालिक होता है पूंजीपति और उस पर काम करता है मजदूर। सर्वहारा के पास अपने औजार नहीं होते, ये तो हुई एक बात। दूसरी बात यह है कि सर्वहारा वर्ग का पूंजीपति वर्ग शोषण करता है, लेकिन सोवियत रूस में ये बात नहीं थी। वहां पूंजीपति वर्ग का खात्मा कर दिया गया और पैदावार के साधनों को उस वर्ग के हाथ से छीनकर राजसत्ता के सुपुर्द कर दिया गया और राजसत्ता पर अधिकार है मजदूरों का। वहां एक तरफ तो मजदूरों को चूसने वाले पूंजीपति वर्ग का खात्मा कर दिया गया और दूसरी तरफ मजदूर थे पैदावार के साधनों के मिले जुले तौर पर मालिक। इस तरह सोवियत रूस में मजदूर के शोषण के सारे दरवाजे बंद कर दिए गए थे। ऐसी हालत में वहां के मजदूर को सर्वहारा नहीं कहा जा सकता था। अक्टूबर क्रांति के बाद से रूस के सर्वहारा वर्ग ने नया जन्म लिया। यह था सोवियत संघ का मजदूर वर्ग, जिसने पैदावार के पूंजीवादी तरीके का अंत कर दिया था, जिसने पैदावार के साधनों पर समाजवादी अधिकार कायम कर लिया है और जो सोवियत समाज को कम्युनिज्म के रास्ते पर ले जा रहा था। सहकार रेडियो पर अभी आप सुन रहे थे शिव वर्मा द्वारा लिखी हुई पुस्तक श्रृंखला मार्क्सवाद परिचयमाला की ऑडियो रिकॉर्डिंग की चौथी कड़ी। हमारे साथ जुड़ने या हमारे बारे में अधिक जानने के लिए हमारी वेबसाइट सहकाररेडियो.com विजिट करें। तो इस श्रृंखला की अगली कड़ी के साथ आपसे फिर मिलेंगे। नमस्कार।